लगाने का टाइम आ गया है। इस वक्त पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है वो तो मतकाजी है कि एक गवर्नमेंट हो, 1 साल 2 साल वो निकाले, क्योंकि स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम जो होता है आईएमएफ का, उसकी मिनिमम मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड इज 2 years, एवरेज 3 years है। अगर आपको याद हो पीपीपी के दौर में भी 2008 में आईएमएफ की स्टेबलाइजेशन स्टार्ट हुई थी, 11 में जाकर कई सही, हालात पे काबू पाया गया था। तो बिल्कुल। ये 3 ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम ऑप्शंस पे पहले बाद में बात करें। आज शायद मेतला से पूछते हैं कि सदर अलवी ने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को कबल अज वक्त लगाने की बात क्या की, क्यों की? जी शायद मेतला साहब, अगर आपको आवाज आ रही है। इसमें आज कॉमेंट्री भी कुछ बहुत है। इंटरेस्टिंग, बड़े दिन के बाद उन्होंने सहाफियों से गुफ्तगू की, इसकी टाइमिंग के बड़े, मैं समझती हूँ बहुत सारे इसके पीछे भी बड़ी बातें होनी थी। जी बिल्कुल, नादिया ठीक कह रही हैं। और ये उन्होंने एडमिट भी किया वाला पॉइंट कि मेरी बड़े दिनों के बाद बात हो रही है और मैं पहले ही ये वाला इंटरेक्शन करना चाह रहा था, और बहुत सारी चीजें उन्होंने कहा पाइल अप हो गई हैं, तो आई वांटेड टू स्पीक ऑल दोज थिंग्स। तो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स उन्होंने कहे। ये सब काफी सारे हम थे, 10 से 15 सीनियर जर्नलिस्ट थे। मैं तो सीनियर नहीं हूँ लेकिन मैं भी इनवाइटेड था। तो उन्होंने सबसे पहले तो अपना उन्होंने ज्ञान दिया कि उन्होंने कहा कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो नॉन कंट्रोवर्शियल होनी चाहिए और उसमें किसी किस्म की कन्फ्रंट्रेशन नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि जरा नेशनल हार्मनी का एक रुझान होना चाहिए, इस तरह की बातें की। फिर सवालों जवाब का सिलसिला शुरू हुआ और बड़ी इंपॉर्टेंट कोई 5-6 चीजें थी जो उन्होंने की हैं और हमसे डिस्कस हुई हैं। अच्छा, जो सवाल जो ये मालिक साहब का, मोहम्मद मालिक साहब का सवाल था जिस पे उनको ये कहना पड़ा, मालिक साहब का सवाल कुछ इस तरह से था कि जी हम जो भी पॉलिटिकल सिनेरियो देख रहे हैं उसमें हैजानी कैफियत सी है, और जब भी कोई बात की जाती है कि इलेक्शन कब होंगे, किसी से भी बात हो वो कहते हैं अक्टूबर में होंगे, अक्टूबर नवंबर में होंगे, हर फैसले को मंसूख कर दिया जाता है अक्टूबर नवंबर से। तो ज्यादा बेहतर नहीं है सॉरी, कि हम ये जो आर्मी चीफ की जो तकर्री है इसको पहले कर लें। तो सदर ममलकत ने कहा कि हाँ बिल्कुल, इसमें कोई हर्ज नहीं, ये तकर्री पहले हो सकती है, ये अपॉइंटमेंट की जा सकती है, तो ये कर लेनी चाहिए। अच्छा, ये बात उन्होंने की और इसे उन्होंने कहा कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैंने फिर खाने की टेबल पर एक सवाल इसी से मिलता जुलता मैंने किया। मैंने कहा कि प्रेसिडेंट साहब, कि चूंकि एक तासुर ये है कि यही इम्प्रेशन जनरेट होता है हमेशा, नवंबर में हमें मुश्किलात का और तनाज़ात का एक तरह से सामना करना पड़ता है। तो इन तमाम तनाज़ात से बचने के लिए ये नहीं होना चाहिए कि जो आर्मी चीफ की तकर्री है, अपॉइंटमेंट है, ये जिस तरह से जजेस की सीनियरिटी की बुनियाद पे होती है वैसे हो जाए अगर। तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उन्होंने कहा आपको नहीं पता कि जजेस में आपस में कितने इख्तलाफात हैं, उनमें भी बहुत सारे इख्तलाफात हैं। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि जी इसमें कोई हर्ज नहीं है और बिल्कुल पार्लियामेंट अगर कानून साजी करना चाहे तो इस सिलसिले में कर सकती है, इस मैटर को पार्लियामेंट में रखा जा सकता है। तो पार्लियामेंट को इस पे सोचने की जरूरत है कि वो अगर खुद ब खुद अपॉइंट हो जाए आर्मी चीफ तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं। अच्छा, फिर उन्होंने 3-4 बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कही। सबसे इंटरेस्टिंग बात नादिया वो ये थी कि वो एडमेंट थे कि जो कॉन्स्पिरेसी थीरी है उसको इंडोर्स करने में, इससे रिलेटेड मैंने एक सवाल भी किया। मैंने कहा कि आपने जो है जो एक परसेप्शन है, कंसीडर्ड ओपिनियन है विद इन द इंटरनेशनलिस्ट और जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं उनमें, कि फॉरेन पॉलिसी के एंड पे बड़े ब्लंडर्स किए हैं पीटीआई ने। तो आपने उसी थीरी को इंडोर्स करते हुए रेफरेंस भी भेज दिया और फिर आप पे आर्टिकल 6 भी लगने की बात हो रही है। आर्टिकल 6 लगना लगेगा, अदालत ने कह भी दिया है। फिर उन्होंने कहा नहीं जी, अदालत ने तो कहीं नहीं कहा कि कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं हुई है, अदालत ने कहा शाहिद नहीं है, तो अदालत ने तो नहीं कहा। उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ कि कमीशन बनना चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए, अभी तक कोई तहकीकात नहीं हुई। फिर उन्होंने मुसद्दिक का भी हवाला दिया, 2-3 और भी इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स दी कि उनके खिलाफ भी कॉन्स्पिरेसी हुई थी, लेकिन वो 50 साल बाद 70 साल बाद पता चला था। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पे आर्टिकल अगर लगता है तो लग जाए, सुकरात पर भी मुकदमा बना था तो मुझ पर भी बनता है तो बन जाए, आर्टिकल 6 लगाना कोई चाहता है तो लग जाए।
फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैंने वैसे कोई खिलाफ वर्जी नहीं की है, लेकिन वो बार बार पिच कर रहे थे इस थीरी को, इस कॉन्स्पिरेसी थीरी को, कि साजिश हुई है या इस साजिश के हवाले से जो तहकीकात नहीं हुई, कोई ऐसी जगह नहीं है। अच्छा, फिर एक सवाल के जवाब में उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग जवाब दिया। वो सवाल कुछ इस तरह का था कि एक कनकॉक्टेड थ्योरी है, कनकॉक्टेड नैरेटिव है जो पीटीआई ने बनाया हुआ है कि अमेरिकन साजिश हुई है उनके खिलाफ। खैर उन्होंने इस बात को नहीं माना, बार बार कह रहे थे, उनका इशारा इसी तरफ था रुझान के हुई है। लेकिन उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की बात की मफहूम, ये एग्जैक्ट वर्ड्स मुझे याद नहीं, बाकी जो बातें पहले की हैं वो एग्जैक्ट वर्ड्स में की हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर यही नैरेटिव कामयाब हो रहा है तो फिर पीटीआई इससे रिवर्स कैसे हो सकती है, ये कैसे होगी। हल्के फुल्के उन्होंने अंदाज में ये बात की। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ मुझसे मिलने आए तो उसी वक्त मैंने उनको कह दिया था कि कानून के मुताबिक जहां जहां डिले मैं चीज़ों को कर सकता हुआ मैं करूंगा, जो चीज़ें मुझे लगेगा कि गलत है उन पे मैं डिले और पॉजेज करूंगा, और जो नहीं लगेगा तो उस पर मैं नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि आपकी कमर कैसी है, तो उन्होंने पूछा कि आपके मिजाज कैसे हैं, तो मैंने वहां पे लुत्फा दिया कि आपने किस कमर की बात की थी। तो इस तरह इस तरह से भी बात हुई। अच्छा, और एक तो इंटरेस्टिंग उन्होंने कहा कि नहीं, हाँ जी, खारजा पॉलिसी के हवाले से उन्होंने कहा कि मैंने कहा केएल समिट के हवाले से भी ब्लंडर किया, फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी से टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन के हवाले से भी ब्लंडर, इंटरनेशनल आइसोलेशन, फिर फ्रेंच प्रेसिडेंट के हवाले से भी ब्लंडर किया। तो उन्होंने कहा नहीं, कोई ब्लंडर नहीं किया एमबीएस ने, बल्कि इस पे सराहा, एमबीएस के कहने पे हमने केएल समिट का बाइकआउट किया था। फिर उन्होंने कहा कि अशतर औसाफ को मैंने मशवरा दिया कि बिजली की बचत करनी चाहिए। फिर एयर बेसिस की भी बात हुई। उन्होंने कहा कि हमारे तमाम ताल्लुकात सुपर पावर्स के साथ अच्छे होने चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट उन्होंने रेज किया, उन्होंने कहा मैं नहीं समझता कि सियासतदान एस्टैब्लिशमेंट के इशारे पर चलते हैं, या एस्टैब्लिशमेंट उनको जिस तरह से कहती है तो वो उस तरफ चल पड़ते हैं, मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। तो फिर उन्होंने ये भी कहा कि क्लियर मेजॉरिटी वाली पार्लियामेंट आनी चाहिए, कंफ्यूजन मौजूद है सिस्टम में, क्लियर मेजॉरिटी नहीं है पार्लियामेंट में, तो उस तरफ जाना चाहिए। और फिर शाहिद, मेरे ख्याल से हम ये आर्मी चीफ वाला और जो आपने 2-3 पॉइंट्स कहे हैं सुकरात साहब के साथ जो आपकी मीटिंग हुई, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन बेचारे सोक्रेटिस या जिनको सुकरात कहा जाता है उर्दू में, वो खुदा जाने इस वक्त क्या महसूस कर रहे होंगे। विद ड्यू रिस्पेक्ट। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग पासिंग रिमार्क्स, उन्होंने कहा कि 1950 से ही हमारी ये हालत है। उनका इशारा उस तरफ था कि इस जो खास अपॉइंटमेंट है आर्मी चीफ की, तो एक तरह से 1950 से ही हमारे हालात जो हैं वो खराब है। तो अच्छा, मुझे समझ में नहीं आती, जो आर्मी चीफ की तैनाती है वो तो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को भेजी जाती है समरी। ऑपोजिशन कब से आने लगी, और ऑपोजिशन कौन सी, जो कि नेशनल असेंबली से रिजाइन कर चुकी है एंड स्टैंड्स बाय द रेजिग्नेशन? भगोड़ा पार्टी, पता है ना, नेशनल असेंबली से तो रेजिग्नेशन हो चुकी है ना इनकी, तो वो कैसे बैठ सकते हैं? हाँ, आज आप के तर्जुमान बने हुए ना। मुझे सिर्फ ये बता जी, सुलंगी साहब मुझे सिर्फ ये बता दें कि मैं काफी अरसे से ऐवान सदर नहीं गया, लेकिन वहां पर आपने वो चरखा देखा जहां पर ये ऑर्डिनेंस धड़ाधड़ जो है वो छाप रहे थे? नहीं वो नहीं देखा, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम देखूंगा। नेक्स्ट टाइम। एक और इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कहा, इमरान खान के साथ मेरी कम्युनिकेशन व्हाट्सएप पे होती है, और रेजोल्यूशन ऑफ असेंबली 3 अप्रैल के बाद मेरी उनसे तो बात नहीं हुई, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि मैं ऐसा भी करता हूँ कि जो इमरान खान साहब मुझे कहते हैं मैं वो नहीं करता। उन्होंने कहा कि मुझे उन्होंने गवर्नर के हवाले से कुछ हिदायत दी थी, जो गवर्नर पंजाब की तकरीरी के हवाले से, उमर सरफराज सीमा के हवाले से, तो वो मैंने उनकी बात, उनकी हिदायत नहीं मानी थी। तो ये भी बात उन्होंने की है। और फिर हाँ, नेशनल डायलॉग की, ग्रैंड डायलॉग की बात हुई, तो उन्होंने कहा कि
अगर ग्रैंड डायलॉग के मैं हक में हूँ, मुझे इस पे कोई एतराज नहीं है, लेकिन उसके लिए स्टेक होल्डर्स को चाहिए कि मुझसे रुजू करें या उनका आपस में इत्तेफाक हो। मैं अगर किसी को कन्वीन करने की कोशिश करूंगा तो उनका इत्तेफाक नहीं हो सकेगा। ये भी इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कही। और मीडिया की उन्होंने ये भी कहा था कि शहबाज शरीफ बहुत अच्छे आदमी है, मेरी उनसे अच्छी दोस्ती है। ये भी आज कोट हुआ है। नहीं, ये बस ऐसे मुझे याद नहीं। ये किसी ने सोशल मीडिया पे फैला दिया होगा। नादिया ना टीवी स्क्रीन पे चला ये। अच्छा, वर्किंग रिलेशनशिप वो मैंने बता दिया नादिया कि उन्होंने कहा मैंने अशतर औसाफ के जरिए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को पैगाम भेजा, मशवरा दिया कि एनर्जी सेव करने की जरूरत है, एनर्जी क्राइसिस है, तो इसलिए हमें चाहिए कि हम दिन के वक्त कारोबार करें और रात को जो है दुकानें और कारोबार को बंद करें। फिर उन्होंने ये भी एक और भी उन्होंने इन्फ्लेशन के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि हमें ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है और ये हमारा नेशनल इशू है कि पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ी है, चूंकि फ्लाइट चार्जेस वगैरह बढ़ गए हुए हैं, तो हमें इस प्रोसेस को भी समझने की जरूरत है। तो इन्फ्लेशन इंटरनेशनल इशू भी उन्होंने डिक्लेयर किया। किसी ने उनसे ये नहीं पूछा कि सदर बनने से पहले उन्होंने ऐलान किया था कि मैं पार्लिमानी लाजिज में रहूंगा, तो उस वादे का क्या हुआ और कितने अखराजात हैं ऐवान सदर के पिछले 4 साल? सोलंकी साहब, अगर मैं और आप चले जाए ना तो मेरा तो अभी भी, मैं तो ऐवान सदर पहले भी जाता रहा हूँ, लेकिन आज मैं चूंकि पीटीआई का जब से दौरा था तो कम ही जाना आना होता था, तो ऐवान सदर में चले जाएं तो वहां से वापस आने को दिल नहीं करता। 50, 60, 70 लोग तो वैसे ही सदर के इर्द गिर्द फिर रहे होते हैं। उसका खर्चा ही आपको पता ना। इनवाइट नहीं किया उन्होंने। ओके रजा, आई वांट टू आस्क यू एंड सोलंकी साहब, 1 अरब रुपए का बजट है ऐवान सदर का सालाना, 1 अरब से जायद बजट है। अभी उसके फिगर्स पेश किए गए थे कौमी असेंबली में। जी नादिया, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट नहीं, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, सोलंकी साहब भी इस पे कमेंट करें। मुझे कुछ याद है कि परवेज इलाही साहब ने कहा था कि जब वो चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभालेंगे तो उसके बाद आईजी पंजाब मेरे ख्याल से उनका टारगेट, और इसके अलावा भी उन्होंने 2-4 बातें कही थी। तो किस किस्म की गवर्नेंस हम देखने जा रहे हैं परवेज इलाही के अंडर, क्योंकि जाहिर है कि असेंबली के अंदर एक बड़ी ऑपोजिशन भी बैठी है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। पंजाब का टेम्परेचर कैसे देख रहे हैं? मैं मुख्तसर जवाब देता हूँ। ये फैसला परवेज इलाही करेंगे कि वो इमरान खान की कठपुतली के तौर पर काम करेंगे जैसा कि बुजदार थे, या वो अपनी ताकत दिखाने की और अपने जो मफादात हैं सियासी अगले इलेक्शन के लिए उसके हिसाब से फैसले करेंगे। दोनों तरह के फैसलों में उनके जो चॉइसेस हैं वो मुख्तलिफ होंगे। ये आपने ट्वीट देखा होगा नादिया साहिबा, मुनीस इलाही का ट्वीट, इसका ये आपके सवाल का मुख्तसर वन लाइनर जवाब है कि कैसी गवर्नेंस होगी। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, चौधरी परवेज इलाही खुद एक अच्छे चीफ मिनिस्टर थे। देखिए, इससे कतई नजर जो कुछ आज हुआ है वो किस कैंप में है और किसके इशारों पर वो सब कुछ कर रहे हैं, वो एक अलग बहस है। जनरल मुशर्रफ के दौर में वो पंजाब के वज़ीर आला थे, वो एक इफेक्टिव चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने तरक्याती काम भी किए। ये जो पंजाब में एक एम्बुलेंस सर्विस जो कि एक मॉडल सर्विस है, उसका आगाज भी उन्होंने किया। जहां पे उनको क्रेडिट मिलना चाहिए हमें देना चाहिए। हम तो देखें ना, हम तो सिर्फ आईनी जो मदाखलतें होती हैं, आइन को तोड़ने मरोड़े और जमहूरियत को डिरेल करने के खिलाफ है। इंडिविजुअल्स हमारा हदफ नहीं है। मैं आखिरी, हमारा वक्त बिल्कुल निकल चुका है, मैं रजा चुके बैठे हैं, इनकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए रजा, एक ये भी जो अली जफर साहब का आर्ग्यूमेंट था पीटीआई के वकील का, उन्होंने कहा भाई मेजॉरिटी का ये तो बड़ा सादा क्लियर कट केस है। एक पॉइंट तो ये भी बन सकता है कि परवेज इलाही साहब को मेजॉरिटी हासिल है, 10 वोट इधर हो या, और अगर वो काउंट उनके लोगों ने आकर उनको वोट तो दिए हैं। अब ये तो था ना कि वैदर शुजात हुसैन का खत वैलिड है कि नहीं है, ये एक लीगल नुक्ता था। तो आप क्या समझते हैं, जमहूरी स्पिरिट में अली जफर की जो इस्तदा थी और पार्लिमानी लीडर पर जो उन्होंने फोकस किया, उसमें कितना वजन था? हम तो दूसरी साइड की बात तो करते हैं, जरा इस पर भी बात करें। आई थिंक पहले ऑन अ प्रोफेशनल नोट मैं अली जफर साहब को मुबारक देता हूँ। मेरे उस्ताद भी रह चुके हैं, आई हैव ट्रेन्ड अंडर हिम एज वेल एट द बिगिनिंग ऑफ माय करियर, सो आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम।
एज ए प्रोफेशनल, बिकॉज मेरे सीनियर हैं अली जफर साहब। अब देखिए इनकी जो बात है आर्गुमेंट में, उसका एक काउंटर आर्गुमेंट ये है कि 2018 के इलेक्शंस में PMLN was the majority party in the Punjab Assembly, if I'm not mistaken. Correct me if I'm wrong. And Yes. लेकिन largest party. Largest party, sorry, I beg your pardon. The largest party it was. उस वक्त उनकी हुकूमत नहीं बनाई दी गई और सारा जी कौबल कर करा के PTI की हुकूमत बन गई थी और हमारे ऊपर उस्मान बुज़दार को 3.25 साल मुसल्लत किया गया था पंजाब में। सो आई थिंक वो जो अली साहब की आर्गुमेंट है वो देखें, अगर आप इफ यू लुक एट लेवल प्लेइंग फील्ड एंड इफ यू लुक एट व्हाट इज फेयर इन द स्पिरिट, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात करते हैं, तो वो चौधरी साहब वो PTI के 15 जीते हैं, 20 में से 15 या 16 जीते हैं, तो ठीक है उनको बनना चाहिए था। बट देखें दिस इज पावर पॉलिटिक्स एट इट्स जेनिथ राइट नाउ। आपने स्टार्टिंग फ्रॉम द नो कॉन्फिडेंस मोशन जो मार्च के एंड में हुआ था एंड आज हम 26 जुलाई को पहुंच चुके हुए हैं। Every party, political party is doing its very best to, you know, make use of the loopholes in the constitution, in the law, to get into power and to hold on the reins of power. तो इसमें मेरा ख्याल है ये जो एक स्पिरिट है ऑफ डेमोक्रेसी और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, आई थिंक जो अली साहब की बात है, आई थिंक दैट्स नॉट, आई रिस्पेक्टफुली डिसएग्री विद हिम बिकॉज वो कोई nobody is you know practicing that. और एक फाइनल पॉइंट रजा वो ये है कि आपने एक इंटरेस्टिंग एक आपने शिफ्ट देखा होगा, और ये मैंने एक और प्रोग्राम पे भी बात की थी आज, कि 28 जुलाई 2017 पे अगर आप जाएं, गो बैक 5 years, ऑलमोस्ट 5 years टू द डे, कि मियां नवाज शरीफ साहब को उस वक्त डिस्क्वालीफाई किया गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑन अ डिसीजन, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एज अ लॉयर, आई थिंक व्हिच वाज नॉट द राइट डिसीजन। एक जो 62 की 1F की जो उनकी थ्रेशोल्ड लोअर करके आपने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था, वो चुप करके चले गए थे, बाद में सड़कों पे आके उन्होंने मुझे क्यों निकाला वाली बात की थी। एक PMLN का एक जनरली एक पैसिव उनकी एक स्ट्रेटजी रही है इन द लास्ट 5 years, एक्सेप्ट दैट पार्ट, वो जो जब ये जलसे किए नवाज शरीफ साहब ने और मरियम साहिबा ने एंड दे हैड पिन पॉइंटेड सर्टेन फिगर्स, तो उनकी एक बड़ी एक पैसिव रही है स्ट्रेटजी, जो एक आई सपोज एक जमहूरियत में होनी भी चाहिए, जितना हो सकता था वो एक उसको करते रहे, एक एग्रेशन या काउंटर अटैक्स पर नहीं आए। PTI हैज बीन द पार्टी व्हिच हैज बीन ऑन द अटैक वन वे और द अदर। अब मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि बिकॉज ऑफ व्हाट PTI हैज डन एंड हाउ देयर अटैकिंग स्ट्रेटजी हैज सक्सीडेड, अब PMLN probably also has realized, maybe a little bit late in the day, but देर आए दुरुस्त आए, कि उनके पैसिव होने से कोई फायदा नहीं होना, you know, being the gentleman or being passive नहीं होना। तो इसीलिए अभी आपने मरियम नवाज साहिबा का भी आपने वो देखा है ट्वीट, मियां साहब का भी आ गया हुआ है ट्वीट। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड के हाउ टू काउंटर दैट, बिकॉज ये पावर पॉलिटिक्स हो रही है, दिस इज रियल पॉलिटिक्स, पावर पॉलिटिक्स एट इट्स जेनिथ, इसमें प्रिंसिपल्स, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, व्हाटएवर, आई थिंक दैट इज ऑल गॉन आउट ऑफ द विंडो राइट नाउ। जी बहुत शुक्रिया रजा। वक्त जी शाहिद, वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है, 1 मिनट आपके पास। छोटा सा कमेंट करना चाहता हूँ, छोटा सा कमेंट रजा साहब की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। देखिए PDM को कंसीड करना चाहिए कि इमरान खान साहब उनसे अच्छी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इमरान खान साहब उनसे अच्छी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो अटैकिंग मोड पे हैं, मुसलसल तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं स्टेट के, उनको प्रेशराइज करते हैं और अपने हक के फैसले लेते हैं। आप देखिए कि बहुत ही पैसिमिस्टिक और पैसिव जो अप्रोच और रिस्पॉन्स रहा है PDM का। उनको हुकूमत मिल गई, पंजाब में उन्होंने हुकूमत मिल गई, तो उसके बाद वो सरेंडर करते चले गए, कंसीड करते चले गए, और उसका फायदा इमरान खान साहब ने उठाया। इमरान खान साहब मुसलसल इदारों को प्रेशराइज करते चले गए, सो मच सो जो इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग में फैसला देने वाला था वो फैसला भी नहीं दे सका। और फिर ये भी हुआ कि फॉरेन फंडिंग को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जो कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने सुना, बड़े ही शानदार जज है, उनसे शानदार जज पाकिस्तानी तारीख में शायद ही कोई आएगा, उन्होंने भी फैसला दे दिया। उन्होंने एक बहुत ही कहना चाहिए कि दरमियानी अप्रोच शो की, उन्होंने थोड़ा सा रास्ता वे आउट देने की कोशिश की PTI को, उन्होंने फॉरेन फंडिंग को प्रोहिबिटेड फंडिंग में कन्वर्ट कर दिया।
हालांकि ये वाजे है कि इसराइल से फंडिंग हुई है, इंडियन जो सिटीजन्स हैं उनकी तरफ से फंडिंग हुई है, और इलेक्शन एक्ट 2017 का आर्टिकल 212, 13, 17, 18 ये इलेक्शन कहते कमीशन ने हैं किया जो था भी शाहिद, इलेक्शन एक्ट इलेक्शन नहीं, हाँ प्रोहिबिटेड फंडिंग, जस्टिस अदर मिनल्ला साहब ने उन्होंने कहा इसको फॉरेन फंडिंग ना करें, आप इसको प्रोहिबिटेड फंड। तो इलेक्शन एक्ट 2017 का आर्टिकल 12, 13 और 17, 18 ये कहते हैं कि अगर फॉरेन फंडिंग किसी भी पार्टी को होगी, उस पार्टी को बिल्कुल बैन कर दिया जाएगा, कलअदम करार दे दिया जाएगा, उसके एमपीएस, उसके काउंसलर्स तक जो हैं वो बैन हो जाएंगे, कलअदम हो जाएंगे। और 10,000 केसेस ऐसे हैं जो जिसमें पीटीआई के लोग जा सकते थे जेलों में, लेकिन अब पीडीएम कह रही है कि हमें करने नहीं दिया गया। जैसे एहसन इकबाल साहब का ट्वीट आया हुआ था जी, एनआरओ के लिए पैगाम भेजा है। भाई एनआरओ के लिए आपको मीडिया स्ट्रेटजी और मीडिया को भी मैनेज करना नहीं आता, तो भाई जो आपको एक एनआरओ के लिए इमरान खान ने पैगाम भेजा है एहसन इकबाल साहब, आप वही पैगाम मरियम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखवा के डिसेमिनेट करें ना। आपको पता है आपके ट्वीट की वो माइलेज नहीं है, वो वर्थ नहीं है, तो आप उसको जिस तरह से पीटीआई प्रोपेगेट करती है, जिस तरह से पीटीआई माइलेज लेने की कोशिश करती है, आप कम से कम मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो उस तरह से कर लें। और जो 17 जुलाई वाला जितनी मेहनत से पीटीआई ने इलेक्शन लड़ा है, लोगों को मेन स्ट्रीम सोशल मीडिया पे तो वो तफसीलात ही नहीं आई। 2-2 घंटे पीटीआई की एमएनएज एक पोलिंग बूथ पे खड़ी रही जी है, शायद आपकी मेरे कोई ख्याल एक से खातून एमएनए या खातून रुकन कहीं नजर नहीं आई। शायद आई एम सॉरी, वक्त खत्म हो चुका है। जी मुझे आपको जी रजा साहब, अब मैं one last phrase, जी sorry, जी जी just to cap it off. शायद प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट की तरह सेट कर दिया है, अब सब जो है ना बदमुश्किली करेंगे नहीं, जी। मैं just on a lighter note, one last comment. पीडीएम और मोर स्पेसिफिकली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिनका इंतखाबी निशान एक टाइगर है, आई थिंक फॉर दिस सर्वाइवल द टाइगर हैज टू रोर अगेन। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो बड़ी आपने अहम बात कर दी, शाहिद साहब की बात की तायद कर दी। देखिए शायद मैं वक्त नहीं है, नहीं तो मैं चाहता इसके ऊपर हम बात मजीद करते हैं। आपने बड़े अच्छे नुकात उठाए हैं। इसमें उनकी हिकमत अमली उनकी अपनी है या इदारों के अंदर से अभी भी उनको सपोर्ट जारी है?